Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our chemistry lecture interview preparation session in which we discuss about the difference between the terms that is important term used in chemistry. तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले भी हमने 50 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम राउंड अबाउट 50 डिफरेंट टर्म्स के डिफरेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। दोनों जो हैं हमारे पास एक टेक्निक्स हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यूज़ होती हैं मिक्सचर की सेपरेशन के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन दी सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। और पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डिजॉल्व केमिकल सब्सटेंस by taking advantage of their different rate of migration across sheet of paper। जो शीट ऑफ पेपर है उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंस है उनका जो रेट ऑफ माइग्रेशन है उसकी बेस पे जब हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने याद रखना है, इसमें जो मोबाइल फेज़ होते हैं वो लिक्विड होते हैं और जो स्टेशनरी फेज़ होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं। हालांकि सॉलिड हमें नज़र आ रहा होता है पेपर, मगर उसमें जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, जो कि हमारे पास मोबाइल फेज़ का रोल प्ले करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो टाइम के साथ साथ, उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। कि रिन्यूएबल सोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड ओवर टाइम। एग्जांपल इसकी क्या है? जैसे हमारे पास सनलाइट है, वाटर है, ये ख़त्म नहीं होता टाइम के साथ साथ। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो आपके पास टाइम के साथ क्या हो, ख़त्म हो जाएं। कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डिप्लीटेड ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन ब्लैक गोल्ड एंड वाइट गोल्ड। ये अक्सर पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड क्या होता है और वाइट गोल्ड क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें, ब्लैक गोल्ड जो है ये एक टर्म होती है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम के लिए, ऑयल के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ब्लैक टर्म कैसे एक्सप्लेन करें कि ब्लैक गोल्ड इज़ अ टर्म अप्लाइड टू ऑयल और पेट्रोलियम विच इज़ ब्लैक व्हेन कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड इट्स वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी। तो बेसिकली इसको गोल्ड के साथ क्यों वो करते हैं? क्योंकि इसकी मसलन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड का नाम, सॉरी ब्लैकेस्ट कलर का होता है, तो इस वजह से। वाइट गोल्ड क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? गोल्ड का एलॉय होता है जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एलॉय जो है ये किससे बना होता है? तो इसमें हमारे पास प्योर गोल्ड होता है और उसको एलॉय के साथ मिक्स कर देते हैं और हमारे पास एक सिल्वरी वाइट कलर आ जाता है, ठीक है। जैसे लेड का कलर है या फिर सिल्वर का, तो इस वजह से इसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं कि वाइट गोल्ड इज़ एन एलॉय ऑफ गोल्ड दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर येलो गोल्ड मिक्स विद एलॉय मेटल्स। जो जिसके साथ आपने एलॉय बनाना है उसके साथ किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं और एक सिल्वरी वाइट कलर आ जाता है। वो मेटल कौन सी हो सकती हैं? मसलन गोल्ड को आप सिल्वर के साथ या लेड के साथ मिक्स करके जो आप एलॉय बनाएंगे उसका वाइट सा कलर होता है, उसको वाइट गोल्ड कह देते हैं। तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम और वाइट गोल्ड हमारे पास एलॉय है किसका? गोल्ड का। ये याद रखना है जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। तो स्टील एंड स्टेनलेस स्टील क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील की बात करें तो इसकी कंपोजिशन जो है स्टील की, उसमें आयरन होता है, कार्बन होता है और इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये नो रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब कोरोजन के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इसको रस्टिंग भी होती है इसकी, ठीक है। इसी तरह इसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में, ठीक है, जैसे सरिया वगैरह होते हैं। नॉट वेरी रेजिस्टेंस टू हीट पे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आयरन,
क्रोमियम और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स, ये इसकी कंपोजिशन होते हैं। ये हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है। डू नॉट रस्ट, इसको रस्ट जंग भी नहीं लगता। यूज टू प्रोड्यूस किचन आइटम, हाई हीट रेजिस्टेंस, किचन आइटम बनाने के लिए यूज़ होते हैं, हाई हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड क्रोयन। रस्टिंग और क्रोयन जो है, इसमें दो टर्म्स हैं, अक्सर मिक्सअप हो जाती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखें, क्रोयन जो है ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल है, मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, वो अगर आपके पास क्या होता है, ख़राब हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसको हम क्रोयन बोलेंगे जी। कि प्रोसेस बाय विच सर्टेन मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल डिटेरियोरेट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसको हम क्रोयन बोलेंगे। और रस्टिंग क्या होगी? रस्टिंग इज स्पेसिफिक फॉर आयरन, कि अगर आयरन की जब क्रोयन होगी तो उसको रस्टिंग का नाम देंगे, ठीक है। रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो ये अपने दोनों में डिफरेंस याद रखें, अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्रोयन जनरल टर्म और जो रस्टिंग है वो स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक फॉर आयरन। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें, ब्रास भी एलॉय होता है, ब्रॉन्ज भी एलॉय होता है। ब्रास जो है ये बना होता है कॉपर और जिंक से, ठीक है। कॉपर और जिंक को जब मिक्स करते हैं तो उससे ब्रास बनता है। और कॉपर और टिन को जब, टिन SN जो सिंबल है, टिन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास ब्रॉन्ज बन जाती है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स? तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इज एन एयर पोल्यूटेंट इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स, के ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से इमिट हों उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इमिट नहीं होते, ठीक है, मगर कैसे बनते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड एज सच बट फॉर्म्स व्हेन अदर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, के प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी और के साथ जब रिएक्ट करके तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोई थर्ड पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं जी। ये डायरेक्टली इमिट नहीं होते जी। मसलन हमारे पास जो एसिड रेन है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग के। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग। कि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें, इनमें अक्सर पूछा जाता है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, ठीक है, अगर वो प्रोटॉन पे अटैक करे, एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे, तो उसको हम बेस कहेंगे। कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट अटैक एसिडिक प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। प्रोटॉन पे जब अटैक करे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वो बेस के तौर पे बिहेव करेगी और एलिमिनेशन रिएक्शन देगी। मगर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ अटैक करे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, के ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके ऊपर जब क्या करे, कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ अटैक करे, तो आपके पास वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा और वो क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा जी। दोनों में डिफरेंस याद रखें, अगर कार्बन के ऊपर अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल, अगर प्रोटॉन के ऊपर हुआ तो बेस। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एनांशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर। एनांशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? अक्सर पूछे जाते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के डेटा में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि एनांशियोमर्स क्या होते हैं। कि ये कायरल मालिक्यूल होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर और नॉट सुपरइम्पोजर। के ये क्या होते हैं, आपके पास कायरल मालिक्यूल मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपरइम्पोजेबल उनके एनांशियोमर। के एनांशियोमर आर कायरल मालिक्यूल दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर एंड आर नॉट सुपरइम्पोजेबल। और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, कायरल मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मगर याद रखें ये नॉन मिरर इमेज होते हैं,
ठीक है। अगर मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और कायरल होंगे तो वो उनको एनांशियोमर्स। अगर मिरर इमेज नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और कायरल होंगे तो वो डायस्टीरियोमर्स होंगे जी। खुलती अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन मीजो कंपाउंड एंड रेसिमिक मिक्सर। मीजो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सर, एक बात आपने याद रखी कि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं जी कि मीजो कंपाउंड इज़ ए मालिक्यूल जिसमें आपके पास क्या हो, मोर देन वन कायरल सेंटर हो, मगर उसकी जो हो आपके पास जो मसन सुपर इम्पोजिबल हों, मसलन उसका हाफ में से ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो क्या करूँ, एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं कि ड्यू टू इन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इंटरनल कंपनसेशन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो गई मीजो कंपाउंड्स में। और जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं बच्चों, वो क्या होता है कि ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स का जो मिक्सचर है, अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। इनके अंदर कायरल कंपाउंड होंगे मगर इक्वल आपके पास, चूंकि एनांशियोमर एक डिक्सो रोटेटरी होगा, दूसरे लीवर रोटेटरी की इक्वल उसमें होंगे, तो ओवरऑल ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं सेम फंक्शन ग्रुप के साथ। कि मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू दी सेम फंक्शन ग्रुप। और इसी तरह टाटोमेरिज्म क्या होता है, ये आपके पास एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स विद सेम मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला सेम, मगर दो जो कंपाउंड हैं उनके दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ड्यू टू प्रोटॉन, जैसे कीटो इनॉल सिस्टम में, ये टाटोमेरिज्म आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन। कन्फर्मेशन और कन्फिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो कन्फर्मेशन में हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं इन ए मॉलिक्यूल दैट कैन रेडिली इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह। कि कन्फर्मेशन रेफर्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल दैट कैन रेडिली इंटर कन्वर्टेबल ड्यू टू रोटेशन अलॉन्ग सिंगल बॉन्ड। कोई बॉन्ड ब्रेक शेक नहीं होता सिंगल बॉन्ड के आगे, ये क्या होती है, रोटेशन होती है। और कन्फिग्रेशन क्या होती है, कन्फिग्रेशन रेफर्स टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट रेडिली इंटर कन्वर्टेबल, के वो रेडिली इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। कन्वर्जन के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, ज़रूरी होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द एटम्स। इंडक्टिव इफेक्ट काज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, और ये सिग्मा बॉन्ड्स में होते हैं जी इंडक्टिव इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो मतलब उसकी ट्रांसमिशन होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। और रेजोनेंट इफेक्ट ए काज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से, और वो सिग्मा बॉन्ड में होते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है जी।
नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होते हैं? तो याद रखें मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होते हैं कि मार्कोनिक ऑफ रूल डिस्क्राइब दैट इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन द प्रोटॉन इज एडेड टू दैट का एटम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। के जो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अल्काइन हो और अनसिमेट्रिकल एजेंट हो तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है या हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसको मार्कोनिक ऑफ रूल बोलेंगे। ठीक है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल डिस्क्राइब दैट इन एडिशन reaction of unsymmetrical alkene and alkyne the proton is added to carbon atom that has the least number of hydrogen atom attached to it। ठीक है। इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास जो ब्रोमीन है HBr है वो आपके पास एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करते हैं। याद रखें सिर्फ HBr फॉलो करते हैं, HCl ये HI ये फॉलो नहीं करते एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को। और इसमें हमारे पास क्या होती है अगेंस्ट दी मार्कोनिक ऑफ रूल एडिशन होती है ड्यू टू पर ऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो आपके पास हाइड्रोजन फिर उस कार्बन के साथ जाके जुड़ता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स बोलते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन हॉफमैन रूल एंड सेट्सर्फ रूल। हॉफमैन रूल क्या होता है? सेट्सर्फ हॉफमैन रूल हमें बताता है कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। कि हॉफमैन रूल इंडिकेट्स दैट द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, या मेजर प्रोडक्ट। और सेट्सर्फ रूल ये बताता है कि इंडिकेट्स दैट द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। वो ये बताता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। ये कौन बताता है? ये सेट्सर्फ रूल बताता है। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हमारे पास एल्कीन्स बनती हैं ये बताता है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मगर हॉफमैन कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले जो होंगे ये आपके पास स्टेबल होंगे। हॉफमैन वाला केस होता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा हों या पुअर लिविंग ग्रुप वगैरह हों। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट बिटवीन स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होते हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं? तो याद रखें स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब जस्ट वन। ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन गिव्स वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, के इनमें सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसे SN2 रिएक्शन एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा। और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो है ये आपके पास क्या होंगे? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे SN1 रिएक्शन कि उसमें R भी बनेगा S भी बनेगा, मगर और जो S2 है उसमें SN2 है उसमें हमारे हमेशा हमारे पास क्या होगी? इन्वर्जन होगी। तो उसमें जो SN1 है इन्वर्जन भी होती है और रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन भी होती है। अच्छा जी, कन्फर्मेशन सॉरी नॉट कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ारो रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ारो रिएक्शन इनमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखें अल्डोल कंडेंसेशन जो है ये कपलिंग रिएक्शन होता है। इसमें अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या हो? एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, वो आपके पास सेल्फ कंडेंसेशन होती है डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाते हैं या कीटोन बनाते हैं जिसको अल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी जो कीटोन बनते हैं उसको कीटोल बोल देते हैं। कि अल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन एटलीस्ट one alpha hydrogen undergoes self condensation in the presence of dilute alkali and form beta hydroxyaldehyde known as aldol and beta hydroxyketone known as ketol। कि ये याद रखें डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये होता है। और कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कौन देता है? अल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। कि दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इज़ गिवन बाय अल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें कंसनट्रेटेड अल्कली आपके पास यूज़ होती है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट लिक्विड विद क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट, कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होगा एक दूसरे के करीब करीब होगा तो उसके लिए सेपरेशन के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन जो है ये आपके पास क्या करती है? हमारे पास
उस केस में यूज़ होती है जिस केस में आपके पास उनका बॉइलिंग पॉइंट, सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और उस पर वो डिकम्पोजिशन शो करें। मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन अलाउज द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड इजीली बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन। कि बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है मगर ड्यू टू वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब उस सब्सटेंस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग जो है वो लोअर टेम्परेचर पे हो जाती है, तो उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन, और उन सब्सटेंस के लिए यूज़ होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसके अलावा एक तीसरी टर्म भी होती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन बोलते हैं। कि ये क्या होती है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट लो बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर, जो आम एटमॉस्फेयर पे हम यूज़ करते हैं और जिसमें हम क्या करते हैं, लो बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर को अलग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कि किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। के जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे जी। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होते हैं? तो याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी इस तरह सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो आपको हाव नो होनी चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रंटिंग एंड टेलिंग। फ्रंटिंग क्या होती है और टेलिंग क्या होती है? ये हमारे पास HPLC की हमारे पास टर्म्स हैं, फ्रंटिंग एंड टेलिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट। कि फ्रंटिंग, पीक फ्रंटिंग और पीक टेलिंग इसको बोलते हैं ना। तो क्या होती है कि इसमें एक ऐसा फिनोमेना होता है फ्रंटिंग जिसमें पीक्स जो होती हैं वो आपके पास के हैव देयर फ्रंट हाफ वाइडर देन दी विद रिस्पेक्ट टू बैक हाफ। के इसकी जो मसल नॉर्मली हमारे पास इस तरह की पीक होती है ना, जस्ट ए मिनट, नॉर्मली पीक ओह सॉरी, जस्ट इस तरह पीक होती है, ठीक है। अब फ्रंटिंग में हमारे पास क्या होती है, पीक थोड़ी सी ऐसे आ जाती है, ठीक है। मतलब फ्रंट साइड जो इसकी थोड़ी सी वाइड हो जाती है उसको फ्रंटिंग बोलते हैं। कि पीक फ्रंटिंग इज द फिनोमिना इन विच द पीक हैव देयर फ्रंट हाफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू द बैक हाफ। रीज़न इसका क्या होता है कि एक्सेस सैंपल एनालाइट्स, के सैंपल एनालाइट जो आपने ज़्यादा ले लिए, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ऑब्जर्व इन गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ये ऑब्जर्व होती है। और टेलिंग क्या होती है? देखें, टेलिंग को पहले ऑब्जर्व करें कि टेलिंग हमारे पास ये होती है कि इस तरह की पीक होनी चाहिए वैसे इस तरह की, मगर ऐसी नहीं होती। क्या होती है जी टेलिंग में? हमारे पास फ्रंट साइड तो ठीक होती है मगर टेलिंग थोड़ी सी ऐसे बैक साइड से बैक साइड थोड़ी सी वाइड हो जाती है। कि इन पीक टेलिंग द पीक वुड हैव एन नैरो फ्रंट हाफ एंड वाइडर बैक हाफ। के फ्रंट हाफ जो है वो नैरो है मगर जो बैक हाफ है वो आपके पास क्या होता है, वाइड हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? हमारे पास इसके अक्रेंस ऑफ मल्टीपल मैकेनिज्म इन एनालाइट रिटेंशन, कि उसमें मल्टीपल मैकेनिज्म होने की वजह से ये काम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोमीट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो याद रखें, स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर, ठीक है। तो डिफरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री, जो मेन डिफरेंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं उसको हम जो स्टडी करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। कि द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी? IR है, NMR है, UV विजिबल है। और स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है हमारे पास? जैसे हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ नहीं होती बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जगह यूज़ होती है, इसको स्पेक्ट्रोमीट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन रीजियो स्पेसिफिक एंड रीजियो सिलेक्टिव।
तो रिजियो स्पेसिफिक क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा हो और वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली प्रीडोमिनेंट हो, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट हो वो प्रीडोमिनेंट हो, उसको रिजियो स्पेसिफिक बोलते हैं। और रिजियो सिलेक्टिव क्या होते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसमें दो प्रोडक्ट्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने और एक प्रोडक्ट्स उसमें आपके पास क्या हो, डोमिनेंट हो, उसको हम रिजियो सिलेक्टिव। अगर एक ही प्रोडक्ट बन रही है उसको हम रिजियो स्पेसिफिक, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही है उसमें कुछ डोमिनेंट कुछ माइनर हैं तो वो रिजियो सिलेक्टिव होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन गिव्स वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, के आपके पास स्टीरियो जो स्पेसिफिक होते हैं इसमें एक स्टीरियो प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके पास वो कायरल होगा, ठीक है। और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन गिव मल्टीपल, एक से ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेगी जो कि स्टीरियो या कायरल होंगी, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होते हैं कि दैट वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूस गुड लेथर विथ सोप एंड प्रोड्यूस कम, ठीक है, इस कॉल्ड हार्ड वाटर, के उसमें फुटकड़ियाँ से बनती हैं और झाग अच्छी नहीं बनती है। सॉफ्ट वाटर क्या होती है कि ये आपके पास इट इज़ अ वाटर दैट प्रोड्यूस गुड लेथर विद सोप, कि ये अच्छी झाग बनाते हैं और डू नॉट प्रोड्यूस कम, और फुटकड़ियाँ वगैरह नहीं बनाते तो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हार्ड वाटर जो है वो आपके पास क्यों होता है, ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो उनको जब रिमूव करते हैं तो वो आपके पास सॉफ्ट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं और हार्ड एसिड क्या होते हैं। सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं कि सॉफ्ट एसिड टेंड टू बी कैटाइन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कि ऐसी मेटल जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, उसको सॉफ्ट मेटल बोलेंगे, सॉफ्ट एसिड बोलेंगे। सो दे हैव लोअर चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड आर मोर पोलराइजेबल। और हार्ड एसिड क्या होते हैं कि हार्ड एसिड आर यूजुअली कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। मसलन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कैटाइन है तो वो आपके पास सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आएगा, मगर एस ब्लॉक का जो कैटाइन है वो आपके पास क्या है, एस ब्लॉक का कैटाइन है वो हार्ड एसिड में आएगा, कि इसका कैटाइन आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, सो दे आर नॉन पोलराइज एंड हैड हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास ये हार्ड एसिड आ जाएगा जी। और इसी तरह आसान उसमें ये हो कि एसिड जो है वो कैटाइन होगा ना, पहली बात एसिड क्या होगा, कैटाइन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हार्ड है तो आसानी से वो पोलराइजेबल नहीं है, पोलराइज उसको नहीं कर सकते तो वो हार्ड एसिड। और सॉफ्ट क्या होगा, जो आसानी से पोलराइजेबल होगा। बेस क्या होती है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है, ये तो पता है आपको, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगी वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। अब हार्ड बेस क्या होगी और सॉफ्ट बेस क्या होगी, तो हार्ड बेस को आसानी से पोलराइज नहीं कर सकते मगर सॉफ्ट बेस को आसानी से पोलराइज कर लेंगी जी। मसलन आपके पास हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ये आपके पास हार्ड बेस की कैटेगरी में आएंगे, इनके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसी तरह जो इसके अलावा मसलन सल्फ़र है, फास्फोरस है, ये आपके पास सॉफ्ट बेस की, ये शहाब कॉन्सेप्ट, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड स्मोक। स्मोक क्या होती है और स्मोक क्या होती है, कि स्मोक SMOG इसकी हम बात करते हैं अभी, सॉरी स्मोक की, जस्ट ए मिनट, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। स्मोक क्या होती है कि स्मोक मिक्स विद डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग इज कॉल्ड स्मोक, कि जब स्मोक को जो धुआं होते हैं इसको मिक्स करते हैं डस्ट पार्टिकल के साथ और छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ, जो फॉग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। और स्मोक क्या होती है, स्मोक कंटेन ए लॉट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स विच पोल्यूट द एयर। छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, उसको हम स्मोक बोलते हैं, धुआं बोलते हैं, छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं जी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। अक्सर पूछा जाता है
गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिसको बोलते हैं उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर टू बी रिलीज फ्राम योर बॉडी, क्योंकि जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है ये उसको लेके लीवर में आते हैं ताकि वहाँ से ये रिलीज हो जाए। और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि उसको हम LDL बोलते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट टेक्स कोलेस्ट्रॉल टू योर आर्टरीज, कि ये हम कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरी वगैरह में लेके जाते हैं जहाँ पे ये आपके पास क्या करती हैं, उसको ब्लॉकेज वगैरह करती हैं, मसलन खून की जो गर्दिश है उसको क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, तो इस वजह से इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस? तो याद रखें ग्लूकोज क्या होते हैं, ये हमारे पास अल्डोहेक्सोज होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स ए पायरानोज रिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग बनाएगा, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। और फ्रक्टोज क्या होते हैं? ये कीटो हेक्सोज होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूरेन रिंग बनाते हैं, ठीक है। और ये 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, इसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन बेस आयन पीक एंड मालिकुलर आयन पीक। बेस आयन पीक और मालिकुलर आयन पीक क्या होते हैं? याद रखें मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बेस आयन पीक क्या होती है कि मोस्ट इंटेंस पीक इन ए मैस स्पेक्ट्रोमीटर, कि सबसे जो लंबी पीक होती है, सबसे ज़्यादा जो इंटेंस पीक होती है उसको बेस आयन पीक बोलते हैं, ठीक है। क्यों ये सबसे लंबी या सबसे टालेस्ट होती है? ड्यू टू द आयन विद द ग्रेटेस्ट रिलेटिव अबंडेंस, क्योंकि ये उस आयन की पीक होती है जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है, जो स्टेबल ज़्यादा होती है, उस आयन की पीक होती है। और मालिकुलर आयन पीक क्या होती है? द पीक रिप्रेजेंटिंग द मालिकुलर आयन इज कॉल्ड मालिकुलर आयन। ऐसी पीक जो मालिकुलर आयन को रिप्रेजेंट करती है तो उसको मालिकुलर आयन पीक बोलते हैं जी। पीक विद हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो इज कॉल्ड मालिकुलर आयन। वो पीक जिसकी हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगी उसको मालिकुलर आयन पीक बोलेंगे। लाजमी नहीं है, कभी कभी मालिकुलर आयन पीक ही आपके पास क्या होती है, बेस आयन पीक होती है, अगर उसकी इंटेंस सबसे ज़्यादा है, मगर ये बहुत कम केसेस में होती है, ठीक है। बेस आयन पीक अलग होती है, मालिकुलर आयन पीक अलग होती है जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं? तो याद रखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैव द सेम फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस, ठीक है। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ये बनते हैं बेसिकली, फ्री रोटेशन इनमें नहीं होती। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफर ओनली इन देयर इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइजर। ये बाकी चीज़ें इनमें सेम होती हैं मगर ये सिर्फ डिफरेंट होते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के इंटरेक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो होमोजीनियस कैटालिस्ट ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स हो इसी फेज में, अगर आपके पास कैटालिस्ट हो तो उसको होमोजीनियस कैटालिस्ट आर दोज विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज दी रिएक्टेंट्स, उसको होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? कि हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट आर नॉट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट, कि अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो वो ये सॉलिड हो जाते हैं, ये गैसियस हो जाते हैं, तो इस वजह उसको हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होते हैं? तो याद रखें डिफ्यूजन हमारे पास क्या होते हैं कि गैस जो है मिक्स होती है इन अदर गैस के साथ, यूजुअली बाय थर्मल रैंडम मोशन रिजल्टिंग इन द कोलिजन बिटवीन ईच अदर वाइल रिलीजिंग मालिक्यूलर एनर्जी। इसको एक अगर एग्जांपल से हम समझ लें कि अगर मालिक्यूल्स आपके पास रैंडमली कोलिजन की वजह से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे गाड़ी का टायर अगर वो फट जाए ना तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और इफ्यूजन क्या होती है कि एक छोटे से होल में से मसलन इतना होल हो के मालिक्यूल के साइज़ का, उसमें से वन बाय वन जब मालिक्यूल स्केप होते हैं तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। कि इफ्यूजन इज सेड टू अकर व्हेन गैस मालिक्यूल
escape through a pinhole into a vacuum or outside। ठीक है, इसमें अगर टायर पंचर हो जाता है, उसमें थोड़ी थोड़ी हवा निकलती है, तो उसकी आप एग्जांपल ले सकते हो इफ्यून की। अगर टायर फ़ौरन ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो डिफ्यून की एग्जांपल है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो याद रखें क्रिटिकल टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का क्या होता है और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है किसी सब्सटेंस का, ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। के हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल चेंज फ्रॉम वन क्रिस्टल स्टेट टू अनदर। के एक एलोट्रोपिक फॉर्म से वो दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में अगर चेंज होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई सब्सटेंस, तो उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैसेज एंड नॉन आइडियल गैसेज। तो आइडियल गैसेज क्या होती हैं कि आइडियल गैस इज डिफाइंड एज ए गैस दैट ओबेज गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। के हर कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई गैस लॉ को कोई गैस ओबे कर रही है तो उसको आइडियल गैस बोलेंगे। आइडियल गैस हैव वेलोसिटी एंड मास एंड डू नॉट हैव वॉल्यूम। उसका वेलोसिटी भी होगा, मास भी होगा, कोई वॉल्यूम नहीं होगा। नॉन आइडियल गैस या जिसको रियल गैस बोलते हैं, ये क्या होती है कि गैस दैट डज नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। के एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। रियल गैसेस की वेलोसिटी भी होती है, वॉल्यूम भी होते हैं और मास भी होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो याद रखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट काजेज ऑक्सीडेशन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। कैसा सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो, कम हो, डिक्रीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं किसी सब्सटेंस से। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट काजेज रिडक्शन, जो रिडक्शन काज करता है। ठीक है, कैसे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इज ऑक्सीडेशन इंक्रीज। और इसकी पहचान यह है कि किसी रिएक्शन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टेट्स दैट एन एटम इज कंपोज ऑफ सेंट्रल कोर where nearly the whole mass of that atom is concentrated and lightweight particles moving around the central core। उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी उस पर बेस्ड थे, इसने कहा था सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कुछ ऑब्जेक्शंस थे इस पर जो कि टाइम टू टाइम फिर उन्होंने क्या किए, रिमूव किए बोहर ने। और सॉरी, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल इन स्पेसिफिक शेल और ऑर्बिट्स, जिनकी एनर्जी आपके पास क्या होती है, फिक्स होती है, विच आर लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियस एंड दीज शेल हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन थी उस पर यह बेस्ड था जी। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लूजिंग हाइड्रोजन, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ये सारे हमारे पास क्या हैं, टर्म्स हैं ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन क्या होती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिडक्शन, गेनिंग हाइड्रोजन इज़ रिडक्शन। और इसके दरमियान एनर्जी आपके पास क्या होती है, स्टोर होती है जी। मेटल जो होती है रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं और ओजोन, ब्लीच या परऑक्साइड वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन में काफ़ी सारे मैं डिफरेंस बताऊंगा, आपने इसको याद रखना। पहले आइडियल सोल्यूशन के, ये हमारे पास राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, दे ओबे राउट्स लॉ। दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। के सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन है और सोल्यूट में इंट्रैक्शन है वो सेम होगा। नो हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब, सो द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है जीरो होगी, कोई हीट ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है यही आपके पास सोल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा।
तो वॉल्यूम मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो भी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। डज़ नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स नहीं बनाएगा जी। कम कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से उसको आप अलग कर सकते हो। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये आपके पास क्या होंगे, आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। ऑल दी डाइल्यूट सोल्यूशंस नियरली बिहेव एज एन आइडियल, जितने भी डाइल्यूट सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन के कह सकते हैं उनको। और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, तो याद रखें, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। इंटरमालिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ वीकर आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ प्योर, प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले में सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन या वीक होगा या स्ट्रॉन्गर होगा। हीट इज़ या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। वॉल्यूम मिक्सिंग का वो ज़ीरो नहीं होगा जी, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पे उनको अलग नहीं कर सकते। एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, फिनॉल और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये सारे आपके पास क्या हैं, हमारे पास में एग्जांपल्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या हो, इज रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उसके साथ रिलेटेड है कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज रिलेटिव टू द बॉइलिंग पॉइंट is related to the boiling point elevation of a substance। और कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इज रिलेटेड टू द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे जो रिलेटेड है उसको कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट बिटवीन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या होते हैं कि पार्टिकल्स, कोलाइड पार्टिकल आर कंपैरेटिवली स्मॉल, 1 से लेकर 200 नैनोमीटर तक। पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, उनको नेक आई से नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उनको देख सकते हैं। और सस्पेंशन क्या होती है, पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज, 200 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज बड़ा होगा जी। पार्टिकल्स डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। पार्टिकल्स कैन बी डायरेक्टली सीन बाय नेक, नेक आई से हम आम आंख से उसको देख सकते हैं जी। और एक और याद रखें कि कोलाइड्स में सेडिमेंटेशन नहीं होती, मसलन पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ जाते, जबकि इसमें आपके पास सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होती है कि कुछ देर के बाद पार्टिकल्स नीचे पेंदे में बैठ जाते। एग्जांपल अगर पूछे तो मिल्क, शैम्पू, जेमस्टोन, ये सारे आपके पास क्या हैं, एग्जांपल हैं कोलाइड्स की। और मडी वाटर, सूट इन एयर, ऑयल एंड वाटर, ये सारे आपके पास एग्जांपल हैं किसके, सस्पेंशन के जी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रेफर टू द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन और फॉर्मिंग कैटायन, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, किसको बोलते हैं, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है और एनाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन आउटर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस है, तो एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज n-1 d ऑर्बिटल, के आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर n-1 d ऑर्बिटल में जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे, मतलब डी ब्लॉक वाले आउटर आ गए। इनर ट्रांजिशन मेटल्स एटम हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल जो नीचे लेंथेनाइड एक्टिनाइड, इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है n-2 f में जाएगा जी, क्योंकि इसमें इनर पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन शेल में जाते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एलिमेंट हुज एटम हैज़ एन इनकम्प्लीट डी सबशेल, और जिसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, उसको बोलते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ए लैटिस इज सेपरेटेड इनटू आयंस बाय सॉल्वेशन इन वाटर। किस, जब कोई क्रिस्टल है उसको वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट करते हैं, उसके अगर जमा होते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है इंट्रैक्शन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। याद रखें, हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी लाइब्रेटेड व्हेन आयनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन A mole of the lattice is formed from infinitely separated ions हैं, और जब वो आपस में मिल के चार्ज पार्टिकल्स हैं आयन से मिल के आपके पास कोई 1 मोल क्रिस्टल बनाते हैं, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं।
हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच बाउंड द क्रिस्टल लैटिस को जो बाउंड करती है एनर्जी उसको लैटिस एनर्जी, या आपके पास जो एनर्जी चाहिए होती है वन वॉल क्रिस्टल को ब्रेक करके उसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज़। एलॉयज़ की दो टाइप्स होती है, इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशन एलॉयज़। तो इंटरस्टिशियल एलॉयज़ क्या होते हैं? आर फॉर्म बाय इंसर्टिंग स्मॉल एटम्स इनटू होल्स ऑफ द मेटल एटम आपस में जुड़ते हैं, मेटल लेटिस बनाते हैं, उनके दरमियान छोटी छोटी स्पेस इंटरस्टाइसेस जिसको बोलते हैं वो बनती है। उनमें छोटे छोटे एटम जब आपके पास क्या होते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, तो उससे जो एलॉय बनते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन एलॉय क्या होते हैं? आर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन मेटल एटम फ्राम अदर मेटल एटम, की क्रिस्टल लेटिस से एक एटम हटा के दूसरा एटम आके लग जाए तो उसको सब्स्टिट्यूशन एलॉय बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटाइट, हेमाटाइट एंड लेमोनाइटाइट। तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट एंड लेमोनाइट ये तीन आपके पास क्या है, वो कैटेगरीज हैं किसकी? आयरन की। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखें मैग्नेटाइट है द हाईएस्ट आयरन और कंसिस्टिंग कंसिस्टेंसी एंड कंटेंट 72% प्योर आयरन, इसमें 72% प्योर आयरन होता है। और हेमालाइट में क्या होता है? हेमालाइट कंटेन आयरन और 60 to 70% प्योर आयरन, 60 से 70% प्योर आयरन होते हैं हेमालाइट में। और लेमोनाइट में क्या होते हैं? 40 to 60% आपके पास क्या होते हैं? प्योर आयरन होते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्या होते हैं? मेड अप फ्रॉम लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रॉस लिंक, दे हैव वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि इसको आप एक मरतबा हीट करो तो ये आपके पास क्या होते हैं? हार्ड हो जाते, सख्त हो जाते, और दोबारा ये अपनी उसमें फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। आप पिघला के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, क्रॉस लिंक बन जाते। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं कि जिसकी शेप आप गर्म करके चेंज कर सकते हो, कि जो हीट करने पे नर्म हो जाए, ठीक है, तो उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें इंटरमीडिएट जो होते हैं इट हैज़ कंप्लीट बॉन्ड, इसके बॉन्ड्स वगैरह कंप्लीट होते हैं इन रिएक्शन स्टेप। अच्छा, इंटरमीडिएट जो है टू सम हाउ ये आपके पास क्या होती है? स्टेबल स्पीशीज़ होती है। अच्छा, दोनों में अगर डिफरेंस करें इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में, तो पहले इंटरमीडिएट की बात करें। याद रखें कि इंटरमीडिएट की एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन से कम होगी, ठीक है। इंटरमीडिएट हर स्टेप के एंड पे बनेगा, ठीक है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा उसके एंड पे बनेगा जी। उसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री भी होती है। मगर जब ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या होगा? कोई इसकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये किस दो स्टेप के दरमियान बनते हैं, इन बिटवीन स्टेप ये बनते हैं, और इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, इसकी सेपरेट भी आप नहीं कर सकते जी। मगर इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, कि इसमें हमने डिफरेंट टर्म वो एक्सप्लेन की। एक थर्ड सेशन भी मैं इस पे लूँगा, कुछ और टर्म्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो आप अगर बाकी हमारे सेशन नहीं देखे इंटरव्यू सेशन तो उसको भी आप वॉच कर लें। मैंने काफ़ी सारे सेशन बनाए हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी बने हुए हैं, ठीक है। तो उनको भी आप देखें, कुछ मज़ीद भी बनाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।